प्यारे बच्चों, मेरा नाम उषा राठौर है और मैं राष्ट्रीय विद्यापीठ में बच्चों को हिंदी पढ़ाती हूँ। हिंदी मेरा प्रिय विषय है। अपने चैनल कान्हाजी हिंदी क्लासेस में मैं हिंदी विषय से संबंधित वीडियो डालती हूँ। बच्चों, आप सब मेरी वीडियो देखते तो हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको यूपी बोर्ड की कक्षा 10 की हिंदी की किताब के पाठ 2 ममता का सारांश पढ़ाऊंगी। चूँकि यह पाठ काफ़ी बड़ा है और पूरा पाठ पढ़ना कई बार मुश्किल लगता है, इसलिए मैं आपको इस पाठ का सारांश पढ़ा रही हूँ ताकि इस पाठ का मूल भाव क्या है और निबंधकार ने प्रस्तुत पाठ में क्या बताया है यह आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पाठ का नाम है ममता और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। पाठ का सार अर्थात सारांश। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ममता कहानी की मुख्य पात्र ममता रोहतास दुर्गपति के मंत्री की इकलौती पुत्री है जो कि एक विधवा है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हिंदू समाज में विधवा स्त्रियों की असहाय और दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। ममता मौनवती के प्रति प्रतिबद्ध थी, जिसके माध्यम से लेखक सभी लोगों की निस्वार्थ का भाव से कर्म करने की प्रेरणा देता है। ममता के मन की वेदना। ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की इकलौती पुत्री थी जो बाल्यावस्था में ही विधवा हो गई थी। वह अपने दुर्ग के मुख्य द्वार के पास कमरे में बैठी हुई सोन नदी की उफान व प्रवाह को देख रही थी। वह हर पल व्याकुल रहती थी, जैसे मानो उसके हृदय के भीतर भी विचारों की आंधी चल रही हो तथा उसकी आंखों से निरंतर आंसू बहते रहते थे। पिता के मंत्री होने के कारण ममता को धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, किंतु बाल विधवा होने के कारण उसको मानसिक सुख की प्राप्ति नहीं हुई। उसके मन में तरह तरह के विचार उमड़ रहे थे। इसी बीच उसके पिता चूड़ामणि ने उसके कमरे में प्रवेश किया, किंतु ममता अपने पिता के आगमन को भी न जान सकी। उसके पिता उसके लिए चिंतित होते हुए वापस लौट गए। चूड़ामणि का लालची स्वभाव। एक पहर पश्चात चूड़ामणि ममता के पास दोबारा आए। उनके पीछे 10 सैनिक थे जो थाली में सोना लिए हुए खड़े थे। कई लोगों के पैरों की आवाज़ सुनकर ममता का ध्यान भंग हुआ और उसने पलटकर देखा। मंत्री के कहने पर वे लोग थाल वहीं रखकर चले गए। ममता के द्वारा पूछे जाने पर मंत्री ने बताया कि यह तुम्हारे लिए उपहार है। ममता ने पिता से पूछा कि इतना सोना कहाँ से आया। तब उसके पिता ने बताया कि सामंत वंश का अंत होने वाला है। शेरशाह किसी भी दिन दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। उस समय जब हमारा मंत्री पद नहीं रहेगा, यह सोना तभी के लिए है। किंतु ममता ने रिश्वत में लिए गए इस सोने को परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध दुस्साहस माना और पिता से कहा कि इसे लौटा दीजिए। हम ब्राह्मण हैं, हम इस सोने को लेकर क्या करेंगे? क्या उस बुरे समय में कोई हम ब्राह्मणों को 2 मुट्ठी अनाज भी नहीं देगा? बेटी के इस व्यवहार से दुखी होकर चूड़ामणि चले गए। रोहतास दुर्ग पर डोलियों का आगमन और ममता का गायब होना। दूसरे दिन रोहतास दुर्ग के तोरण द्वार पर डोलियों की कतारें आ रही थी। तब ब्राह्मण चूड़ामणि से रहा नहीं गया और उसने डोलियों के आवरण खुलवाने चाहे, किंतु पठानों ने इसे महिलाओं का अपमान समझा। इसी बात पर तलवारें निकल आई। चूड़ामणि वहीं मारा गया। रोहतास के राजा रानी और खजाना सब शेरशाह के हाथ आ गए, किंतु ममता उनके हाथ न लगी। पठान सैनिकों ने पूरा दुर्ग देख लिया, किंतु ममता वहीं से कहीं गायब ही हो गई थी। ममता की झोंपड़ी में शरणार्थी का आगमन। इस घटना के काफ़ी लंबे समय बाद बनारस के उत्तर में धर्मचक्र विहार में बने मौर्य और गुप्त सम्राटों के कीर्ति स्तंभ, जो अब लगभग खंडहर बन चुके थे, वहीं वृक्षों की छाया में बैठी ममता पाठ कर रही थी। अचानक उसका पाठ रुक गया। तभी हताश सा एक व्यक्ति ममता के सामने आया और बोला, माता, मुझे आश्रय चाहिए, मुझे सहारा चाहिए, कहकर शरण मांगने लगा। उसने बचाया कि वह शेरशाह के द्वारा हराया हुआ है। ममता को उसमें क्रूरता, निष्ठुरता व रक्त की प्यास दिखाई दी। तब उसने कहा, मेरी कुटिया में स्थान नहीं है, कहीं और जाओ। इतने में वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा।
ममता ने पानी देकर उसकी जान बचाई, किंतु उसको पठानों के द्वारा किया गया अपने पिता का वध आज भी याद था, इसलिए वह उस पर विश्वास न कर पाई। किंतु अतिथि की सेवा करना अपना कर्तव्य समझकर उसने आने वाले से कहा कि तुम चाहे कोई भी हो, भीतर जाकर विश्राम करो, और मन में सोचने लगी कि मैं अपना कर्तव्य क्यों छोड़ दूं। मुगल ने चंद्रमा के प्रकाश में उसका कांति युक्त चेहरा देखकर उसको मन ही मन प्रणाम किया। ममता पास के खंडर में चली गई। सैनिकों द्वारा ममता की खोज। अगले दिन प्रातःकाल ही बहुत से सैनिक उसे ढूंढते हुए वहां आ गए। ममता खंडर की ओट से सब देख रही थी। तब उस मुगल ने उन्हें आवाज़ देकर बुलाया और उस स्त्री को ढूंढने को कहा। पूरा दिन वे उसे ढूंढते रहे, किंतु असफल रहे। शाम को ममता ने देखा कि मुगल अपने अधीन सैनिकों से कह रहा था कि मैं उस स्त्री को कुछ दे न सका, यहाँ उसकी झोंपड़ी के स्थान पर उसके लिए एक महल बनवा देना। यह कहकर वह वहाँ से चला गया। ममता की वृद्धावस्था तथा मुगल सैनिकों द्वारा झोंपड़ी की खोज। चौसा के मैदान में पठान और मुगलों के बीच हुए इस युद्ध को बहुत समय बीत गया। ममता का शरीर बहुत दुर्बल हो चुका था, वह मरण अवस्था में थी। उसकी सेवा के लिए 2-3 स्त्रियां उसके पास बैठी हुई थी, क्योंकि उसने भी जीवन भर दूसरों की सेवा की थी। उसी समय एक अश्वारोही वहां आया और नक्शा देखकर वह स्थान ढूंढने लगा और कहने लगा कि किससे पूछूं कि शहंशाह हुमायूं ने किस छप्पर के नीचे विश्राम किया था। बात 47 वर्ष पुरानी थी। तब ममता ने उसे बुलाकर कहा कि मुझे नहीं पता कि वह कौन था, किंतु एक मुगल ने यहाँ रात बिताई थी। मैं जीवन भर अपनी झोंपड़ी टूटने से डरती रही, अब मैं मृत्यु की गोद में जा रही हूँ। अब तुम यहाँ जो चाहे बनवाओ, मैं तो चिर विश्राम को जा रही हूँ। यह कहते ही ममता चिर निद्रा में सो गई। अकबर के द्वारा बनवाया गया अष्टकोण मंदिर। उसके बाद वहाँ पर एक सुंदर अष्टकोण मंदिर बनवाया गया और उस पर लिखवाया गया, 7 देश के राजा हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उनकी याद में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया, किंतु खेद की बात है कि उसमें ममता का कहीं नाम न था। अच्छा प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि इस पाठ का सारांश आप